खबरदार, खबरदार, जो मेरी तरफ बढ़ी तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। हटो यहाँ से, मैं चाकू मार दूंगी। अरे रुको रुको, रश्मि मैं हूँ रतन, तुम्हारा पति। रतन, तुम? ये कैसा मजाक है रतन? अगर मैं तुम्हें चाकू मार देती तो क्या? अगर बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो तो मैं क्या, कोई भी पति खुशी खुशी मर जाएगा। रतन, खबरदार, जो तुमने फिर कभी मेरे सामने मरने की बात की तो। ओके बाबा, नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। अच्छा सुनो, हनीमून के लिए मुझे छुट्टियां मिल गई है, हमें अभी निकलना है। सच्ची? मुच्ची। रतन, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आई। क्या हुआ? देखता हूँ। This is to inform you, my dear पतिदेव, हम पानी लाना भूल गए हैं। नॉट टू वरी, यहीं जंगल में कुछ दूर अंदर एक छोटी नदी है, मैं वहां से पानी ले आता हूँ। आगे चलकर कूलेंट डलवा लेंगे, तुम यहीं रुको। ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसके हाथ का चूड़ा बता रहा है कि इसकी नई नई शादी हुई है। अगर ये इतनी खूबसूरत है तो इसका पति कितना हैंडसम होगा। क्यों ना इसके शरीर पर कब्जा कर इसके पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूं। अरे ये क्या? ये क्या हो रहा है? रश्मि, रश्मि! क्यों रतन साहब, मजाक क्या आप ही को करना आता है? रश्मि, ये कोई मजाक है? मेरी तो धड़कन ही रुकने वाली थी। सर, आपके रूम 202 की चाबी। थैंक यू। रश्मि, तुम भी नहा लो, सफर की थकान मिट जाएगी। तुम्हारे वापस आने तक अगर मैं सो जाऊं तो पहले से ही सॉरी। जोरों की भूख लगी है। भूख मिटाने के लिए मुझे कोई शिकार चाहिए। कौन है? कौन है? बचाओ, बचाओ मुझे! चुड़ैल से बचाओ, कोई मुझे बचाओ! चिल्लाओ और चिल्लाओ। एक तो दरवाजा बंद, ऊपर से सब घोड़े गधे बेचकर सो रहे हैं। कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने, और मैं लगी हूँ तुझे बचाने।
वाह, मजा आ गया। बड़ा ही गुदगुदेदार खाना था। ओह, अरे क्या हुआ पतिदेव, उठ क्यों गए? रश्मि, तुम कहाँ चली गई थी? रात के 2 बज रहे हैं। मैं यहाँ ना पाकर इतने परेशान हो गए थे। इतना प्यार करते हो मुझसे? ये मजाक का वक्त नहीं है रश्मि। कहाँ गई थी तुम? और ये तुम्हारे मुंह पर लाल लाल क्या लगा है? दरअसल नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहलने बाहर चली गई थी और बाहर ही एक मच्छर मेरे मुंह के पास बैठकर मेरा खून पी रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। तो खून लगा होगा बस। अब सवाल जवाब ही करते रहोगे या सोओगे भी? चलो। सूरज सर पर आने को है, लेकिन भोला का अभी तक कुछ पता नहीं। कहाँ है भोला? सर, किचन में रात के वक्त बहुत चूहे आते हैं, तो वो उन्हें मारने के लिए किचन में ही सो गया था। किचन में सोया था तो क्या किचन खा गया उसे, या सारे चूहे मिलकर उसे अपने बिल में ले गए? बोलो। आने दो उसे, नौकरी से निकलवा दूंगा आज मैं उसे। कहाँ चला गया यार तू भोला? अरे वाह, मिल गया शिकार। अरे जाना ही था तो कम से कम अपने इस जिगरी दोस्त पवन को भी साथ ले जाता। तुम्हारी इच्छा पूरी करने आ गई पवन। मजा आ गया। इस होटल के नौकर चाकर माल अच्छा ठूसते हैं। पहले भोला गया पवन। आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? पता तो करना होगा। आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है रश्मि। रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं रतन, बस आज हम बहुत ज्यादा घूमे ना, इसलिए थक गई हूँ। मेरे ख्याल से हमें सोना चाहिए। जो बीवी का हुक्म। आज कुछ भी हो जाए, मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा कि मेरे होटल के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। अरे सर, आपको जो पता लगाना है लगा लीजिए, मगर मुझे जाने दीजिए। बहुत जोर की नींद आ रही है। चुपचाप बैठा रह मेरे साथ, वरना कल हम दोनों में से कोई एक गायब हो जाएगा। सर, ये क्या? हमारे होटल में चुड़ैल? इसका मतलब पवन और भोला को इसी ने गायब किया है। कहीं इसने उन दोनों को मार तो नहीं दिया? ओ मेरी माँ! अरे वाह, आज एक नहीं 2 शिकार मेरा भोजन बनेंगे। आज तो 56 भोग की थाली सज गई मेरे सामने।
भागो भागो, होटल में चुड़ैल है, भागो। अरे भागते भागते कहाँ हो? पहले भूख तो मिटाने दो मेरी। मेरा ऑर्डर तो लिख लो। ये शोर कैसा? अरे छोड़ दो चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो। कोई बचाओ हमें, इस चुड़ैल से बचाओ। ए चुड़ैल, छोड़ दे इनको, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़, मैंने कहा छोड़ दे मुझे। तू मुझे मारेगा? अब सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगी। जय बजरंगबली। आज तो जा रही हूँ, लेकिन फिर मैं आऊंगी और सबको मार दूंगी। ओह गॉड, इस चुड़ैल ने रश्मि पर कब्जा कर रखा है। रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल से मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे पतिदेव। थैंक यू। गांव वालों, मैं डाकू मंगल सिंह बोल रहा हूँ। तुम लोगों के पास जो कुछ भी धन दौलत है, वो निकाल कर हमें दे दो। और अगर किसी ने भी चालाकी की या रास्ते में आने की कोशिश की, तो वो जान से जाएगा। सरदार, लगता है गांव वाले ऐसे नहीं निकलेंगे, हमें घुसना होगा। लूट लो पूरे गांव को, किसी को भी मत छोड़ना। उठ, हमारे सरदार गला फाड़ रहे हैं और तू घोड़े बेचकर सो रहा है। चल उठ जा। गलती हो गई माई बाप, गलती हो गई। चल बता, माल कहाँ है, बोल। माई बाप, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बहुत सारी दौलत मिल सकती है आप लोगों को। कौन सी जगह? माई बाप, यहाँ से 50 मील दूर भानगढ़ का किला है। वहाँ आप लोगों को इतना धन मिलेगा कि आप लोगों की 1000 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी कुछ साल तक वहाँ पहरा देने का काम करता था। ठीक है, हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन तेरी बात गलत निकली तो हम वापसी में तुझे ऐसी मौत देंगे कि तेरी आत्मा तक कांप जाएगी। चलो साथियों, हमें भानगढ़ के किले में जाना है। गरीबों पर अत्याचार करने की यही सजा है कि तुम लोग भानगढ़ जाकर मरो। भानगढ़ का रक्षक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सरदार, यहाँ तो किला दिखाई ही नहीं दे रहा है और आगे रास्ता भी बंद है। सरदार, कहीं उस गांव वाले ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? मरने से हर कोई डरता है, उसने झूठ नहीं बोला होगा। तुम लोग एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ और देखो
कोई और रास्ता मिलता है क्या? सरदार, मिल गया रास्ता। शायद ये रास्ता भानगढ़ के किले तक जाता है। चाचा, ओ चाचा। हाँ बेटा, बोलो। चाचा, हमें भानगढ़ के किले में जाना है। उसका रास्ता यही है क्या? भानगढ़? लेकिन तुम लोग इतनी रात को वहाँ क्यों जा रहे हो? हम किले में रखे खजाने को लूटने जा रहे हैं। क्या? फिर तो तुम लोग गलत करने जा रहे हो। लौट जाओ यहाँ से। तो तू हमें रोकेगा बुड्ढे? बुड्ढे, हमें रोकने की कोशिश मत कर, वरना तेरी बची कुची जिंदगी हम छीन लेंगे। समझा कि नहीं? अब चल हट। मैं तुम लोगों को रोक नहीं रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ। अबे बुड्ढे, बोला ना चल हट। ज्यादा समझा बुझा मत, चल हट रास्ते से। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है वो करो, जाओ। लगता है बुड्ढा डर गया। किला तो बहुत बड़ा है, लगता है अंदर खजाना भी बहुत मिलेगा हमें। चलो अंदर। सरदार, किला अंदर से भी बहुत बड़ा है, लेकिन खजाना कहाँ होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ भी होगा हमारी नजरें उसे ढूंढ ही लेगी। सरदार, उस कमरे से रोशनी बाहर आ रही है, लगता है वहाँ कुछ है। क्या बात है, दिल खुश हो गया इतना सारा खजाना देखकर। सचमुच इस भानगढ़ किले में इतना खजाना है कि हमारी 1000 पुश्ते बैठकर खाएंगी। आपने सही कहा सरदार। सरदार, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। सारा खजाना बोरी में भरते हैं और निकल चलते हैं। तुम सही कह रहे हो लाखा, जल्दी से सब कुछ बोरी में भर दो। तुम लोगों ने जो किया वो गलत किया। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही बुड्ढा है ना जिसने हमें रास्ता बताया था? हाँ, मैं वही हूँ। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वापस रख दो सारा खजाना, वापस रख दो। सुन बे बुड्ढे, हम इतनी दूर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो खजाना लेकर ही जाएंगे। मेरे रहते तुम लोग इस किले से एक कंकड़ भी नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो वापस चले जाओ। तू रोकेगा बुड्ढे हमें? तू है कौन? भानगढ़ का रक्षक भान सिंह हूँ मैं। भानगढ़ का रक्षक? बहुत बकबक कर रहा है तू बुड्ढे। ले, अब ऊपर जा।
भान सिंह के रहते भानगढ़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ भानगढ़ का रक्षक। राहुल एक 16 साल का लड़का अपने कमरे के बेड पर बैठा हुआ है। कमरे की दीवार पर पबजी का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल अपने मोबाइल में पबजी खेल रहा है। तभी उसे किचन में काम कर रही माँ की आवाज आती है। ये पबजी की दुनिया से बाहर आओ और देखो असली दुनिया में क्या क्या हो रहा है। स्कूल से लगातार तुम्हारे स्टडी की खराब रिपोर्ट आ रही है। बंद करो पबजी और स्टडी करो। राहुल माँ की बातों को अनदेखा करते हुए, माँ पबजी की दुनिया में जो मजा है वो इस दुनिया में कहाँ। रुक जाओ 10 मिनट, फिर करता हूँ स्टडी। तभी राहुल के मोबाइल पर एक मैसेज दिखता है और फ्लैश होता है, पबजी बैंड इन इंडिया। राहुल के चेहरे पर हैरानियत और नाराजगी भी। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। राहुल अपना मोबाइल बेड पर फ्रस्ट्रेशन से फेंकता है। अचानक से कमरे की लाइट शुरू बंद होने लगती है। राहुल की आंखों में डर दिखाई दे रहा है। किचन में भी लाइट शुरू बंद होने लगती है। माँ भी थोड़ी डर सी जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, राहुल जरा चेक करो तो क्या हो रहा है। लगता है फ्यूज में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। माँ को राहुल के कमरे से कुछ बहुत जोरों की गड़गड़ाने की आवाज आ रही है। माँ जल्दबाजी में राहुल के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता नहीं है। माँ जोर देकर दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है, लेकिन उसे राहुल दिखाई नहीं दे रहा है। माँ घबरा जाती है। राहुल राहुल। एक घने जंगल में राहुल को होश आता है। राहुल चारों ओर चौंक कर देख रहा है। चेहरे पर थोड़ा डर और आश्चर्य है। मैं यहाँ कैसे आया? इतना घना जंगल। माँ कहाँ है? माँ, माँ! तभी उसे कुछ गुरगुराने की आवाज आती है। राहुल पलटकर देखता है तो सामने उसे एक बलशाली आदमी, जो कि आर्मी की पैंट पहने हुए और राहुल की तरफ बढ़ रहा है। राहुल चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। राहुल की सांसें फूल रही है। वो पेड़ की आड़ में झांक कर पीछे देखता है तो उसे वही आर्मी मैन उसकी तरफ आते हुए दिखता है, जैसे वो सिर्फ राहुल को मारना ही चाहता है। उसके चेहरे पर लगी वॉर पेंट और गुस्सेल चेहरा दिखाई दे रहा है। कौन है ये आदमी और मेरी जान का दुश्मन क्यों बना बैठा है ये? मैंने ऐसा क्या किया? हे भगवान, मुझे बचाओ इससे प्लीज। तभी राहुल को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कहाँ हो तुम? हमें नए प्लेयर्स के लिए रेडी होना चाहिए, चलो। वो आर्मी मैन गुर्राता है और वहाँ से चल देता है। राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसके चेहरे पर सुकून है और वो एक लंबी सांस लेता है। राहुल जंगल में चल रहा है और वो देखता है कि दूर एक कुटिया के दरवाजे से छनकर एक रोशनी आ रही है। गौर से देखने पर उसे कुटिया के ऊपर पबजी का झंडा भी दिखाई दे रहा है। राहुल उस तरफ डरते हुए बढ़ता है। हेलो, कोई है अंदर? मुझे मदद चाहिए। कुटिया का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। अंदर एक खूबसूरत सी लड़की पबजी के कपड़े पहने हुए एक मनमोहक हंसी के साथ राहुल का स्वागत कर रही है। राहुल देखता है कि उसके कपड़े पर बैज है जिस पर लिखा हुआ है सारा पबजी गाइड। राहुल आश्चर्य से देखते हुए पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये सब क्या हो रहा है? सारा उसे सारा मामला बता रही है। राहुल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। वो थोड़ा तिलमिलाते हुए कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। सारा के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी है।
और फिर राहुल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सारा और बाकी खिलाड़ी राहुल को बैटल ग्राउंड पर ट्रेन कर रहे हैं। वो उसे दौड़ लगवा रहे हैं, जंप, शूटिंग, हैंड कॉम्बैट एंडी के साथ करवा रहे हैं। एंडी एक बलशाली इंसान है। राहुल को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता जा रहा है। राहुल थका हुआ है पर जोश में दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं और मेहनत करूंगा। और अब युद्ध का दिन आ गया है। सभी प्लेयर्स युद्ध भूमि पर आ गए हैं। एंडी और सारा भी वहीं पर है। वो राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी जमीन थर्राने लगती है और जमीन 2 हिस्सों में पानी से बट जाती है। सभी लोग बिखर जाते हैं। सारा चिल्लाकर राहुल को सूचित करती है। राहुल युद्ध भूमि पर अपनी एक नजर डालता है और थोड़ा असहज लग रहा है, पर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। वो हथियार और सप्लाईज इकट्ठा करता है। युद्ध शुरू हो जाता है। राहुल एक पेड़ के पीछे दुश्मन की ताक में छिपा बैठा है। लोगों की चीखें और गन शॉट्स सुनाई दे रहे हैं। राहुल मैप चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 10 सर्वाइवर ही बचे हैं। हमें उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। मुझे घर वापस जाना है। मैं जीतूंगा। तभी नरेटर की आवाज आती है। राहुल सुन रहा है। अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए हैं, जल्दी खत्म कर दो। ठीक है भैया, लास्ट सीन में फिनिश कर देता हूँ। फाइनल सर्कल में सिर्फ राहुल और एंडी बचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। युद्ध अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। आखिर में राहुल एंडी को हराकर जीत जाता है और अनाउंसमेंट होती है, विनर विनर चिकन डिनर। हे, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वो उठकर बैठता है। बगल में रखे पानी के ग्लास से वो पानी पीता है, थोड़ा संभालता है। राहुल सोच में डूबा हुआ है और अपने आप से कहता है, अरे यार, ये सपना था कि हकीकत। राहुल पबजी के पोस्टर की ओर देखता है और अपना मोबाइल उठाकर उसमें से पबजी ऐप अनइंस्टॉल करता है। अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ को हग करता है। माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही है और राहुल भी हंस रहा है। माँ उसके बालों को संवारती है। सॉरी माँ, आज से मैं आपके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करूँगा। पबजी को अपना राम राम। राहुल और माँ ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। ये जो दिन में खंडर दिखने वाली हवेली है, ये सूर्यास्त के बाद एक चमचमाता महल बन जाता है। हर रात इस महल में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती है। अगर गलती से कोई यहाँ आ जाए तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है वो आप खुद ही देख लीजिए। सत्यजीत एक व्लॉगर है। वो जहां भी जाता है उस जगह के वीडियो बनाता है और ज्यादातर सत्यजीत सोलो ट्रैवल करता है। और इस ट्रैवल के दौरान सत्यजीत आ पहुंचा इस फार्म हाउस में। सत्यजीत ने पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी थी। ये फार्म हाउस तो बहुत अच्छा है। मेरे व्लॉग्स के लिए मस्त बैकग्राउंड्स मिलेंगे यहाँ। सत्यजीत ने अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हाय फ्रेंड्स, आज मैं पहुंचा हूँ एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड फार्म हाउस पर। लुक एट दिस प्लेस पीपल, इजंट इट अमेजिंग? सत्यजीत वीडियो शूट कर रहा था, तभी उसके पीछे का फार्म हाउस बार बार खंडर में बदल रहा था। पर सत्यजीत इस बात से अनजान था। उसने अपना वीडियो बनाया और फार्म हाउस के अंदर आ गया। सत्यजीत रिसेप्शन पे पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उससे वहां एक चाबी मिली और एक नोट लिखा था। सत्यजीत सर, आपका रूम रेडी है? सॉरी, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। आप आराम कीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। सत्यजीत ने चाबी ली और कमरा ढूंढने लगा। वो हवेली बहुत बड़ी थी और हर गलियारे में कई कमरे थे। काफी देर यहाँ वहां भटकने के बाद सत्यजीत को अपना कमरा मिल ही गया। सत्यजीत कमरा देख ही रहा था कि तभी
उसकी नजर लॉन में बैठकर बियर पी रहे एक लड़के पर गई और फिर सत्यजीत भी फ्रेश होकर लॉन में आ गया। हेलो, मैं सत्यजीत हूँ, वेस्ट बंगाल से। और तुम? मैं रेक्टर हूँ, गोवा से। दैट्स नाइस, कैन आई जॉइन यू? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। सत्यजीत भी रेक्टर की बगल वाली चेयर पर बैठ गया। बैठते ही अचानक सत्यजीत को ऐसा लगा कि कोई उसके पास से गुजरा और वो हड़बड़ा गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं एक ब्लॉगर हूँ। और तुम? ट्रैकर। यहाँ पास ही में एक बड़ा माउंटेन है, कल मैं इस माउंटेन पर ट्रैकिंग करने वाला हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें कल जिंदा रहना होगा। I mean, जल्दी उठना पड़ेगा। श्योरली। रेक्टर ने सत्यजीत को बियर ऑफर की। सत्यजीत भी रेक्टर के साथ बियर पीने लगा। दोनों काफी देर तक बातें कर रहे थे और फिर अचानक फार्म हाउस की लाइट चली गई और रेक्टर गायब हो गया। अरे, ये कहाँ गया? शायद फ्लैशलाइट लेने गया होगा। मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ। अंधेरे में सत्यजीत अपने कमरे की ओर चल पड़ा। सत्यजीत अंधेरे में चल रहा था। वो कभी किसी मूर्ति से टकराता तो कभी दीवार से। अचानक उसे किसी लड़की ने आवाज लगाई। सत्यजीत, सत्यजीत। लड़की की आवाज सुनकर सत्यजीत हैरान था। वो उसे यहाँ वहां ढूंढने लगा। कौन है? कौन है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? सत्यजीत, सत्यजीत। सत्यजीत आवाज की दिशा में चल पड़ा। वो आवाज उसे एक बड़े से कमरे में ले आई। कमरा पूरी तरह से खाली था, पर अब भी सत्यजीत को वो आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज गूंज रही थी। अचानक सत्यजीत की गर्दन के पीछे किसी ने जोर से काटा। जब सत्यजीत पीछे घूमा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो औरत नहीं, एक चुड़ैल थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और दांतों पर सत्यजीत का खून लग चुका था। हेल्प! हेल्प! कोई तो मेरी मदद करो! सत्यजीत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगा। वो चुड़ैल सत्यजीत का पीछा कर रही थी। डगमगाते हुए सत्यजीत गलियारे में पहुंचा। वो चुड़ैल सत्यजीत पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक किसी ने सत्यजीत को एक कमरे में खींच लिया। एक बूढ़ी औरत ने सत्यजीत को अपने कमरे में खींचा था। सत्यजीत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो चुड़ैल, वो मुझे मार देगी वो मुझे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हो रही थी। सत्यजीत की जान ऊपर नीचे हो रही थी। वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो आंटी। कौन है वो इस हवेली की असली मालकिन है, वसुंधरा। कई सालों पहले ये हवेली सेठ मुकुंद की थी। उनकी एक लौती बेटी थी वसुंधरा। सेठ जी की अकाल मृत्यु के बाद सारी जायदाद वसुंधरा के नाम हो गई। कई लड़के वसुंधरा से शादी करना चाहते थे, पर वसुंधरा को किसी नेक इंसान की तलाश थी। एक दिन बाजार में वसुंधरा की नजर आनंद पर गई। आनंद एक गरीब ढाबे वाला था। वसुंधरा ने देखा कि आनंद गरीबों को मुफ्त में खाना खिला रहा था। आनंद की अच्छाई वसुंधरा को भा गई। इसके बाद वसुंधरा एक साधारण लड़की के वेश में आनंद के ढाबे पर जाने लगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ महीनों बाद, आनंद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी। पर मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। कैसा झूठ? मैं गरीब नहीं हूँ। मैं सेठ मुकुंद की बेटी वसुंधरा हूँ। लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे जैसा नेक पति ही ढूंढ रही थी,
आनंद और वसुंधरा की शादी हो गई और आनंद भी इसी हवेली में आकर रहने लगा। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर धीरे धीरे आनंद वसुंधरा के पैसों को लूटने लगा। वसुंधरा ने अब तक जो भी देखा था वो सब आनंद का दिखावा था। वसुंधरा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो ये हवेली मेरे नाम कर दो। मुझे आप पर बहुत विश्वास है, पर ये हवेली मेरे पिताजी की है और ये मैं चाहकर भी आपको नहीं दे सकती। आनंद को तो बस वसुंधरा की जायदाद चाहिए थी, इसीलिए वो एक अघोरी तांत्रिक के पास गया। बाबा, बस मेरी बीवी को मेरे वश में कर दो। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। ये हुई ना बात। चल। उस अघोरी तांत्रिक को लेकर आनंद हवेली में आया और अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे सोती हुई वसुंधरा नींद में चलते हुए बाहर आ गई। बोल, क्या करवाना है? बस इन कागजातों पर इसके दस्तखत। अघोरी के वशीकरण में आकर वसुंधरा ने कागजात पर दस्तखत कर दिए। अब इसका क्या करना है? अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। जला देता हूं इसे। अघोरी के जादू से वसुंधरा के कपड़ों में आग लग गई। वो अभी भी साधु के वश में थी, पर जलते जलते वसुंधरा को होश आ गया। आनंद, मैं बदला लेकर रहूंगी। इसी हवेली के लिए तूने ये सब किया है ना? तुझे ये हवेली कभी नहीं मिलेगी। इस हवेली में कदम रखने वाला हर इंसान मरेगा, मरेगा। ये हवेली मेरी है। जलती हुई वसुंधरा अघोरी और आनंद के पीछे दौड़ पड़ी और उन दोनों को भी अपने साथ जला दिया। लेकिन आनंद बचकर निकल जाता है और अघोरी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तब से आज तक जिसने भी इस हवेली के अंदर कदम रखा है वो मारा गया है। मतलब वो रेक्टर मरा हुआ है। सत्यजीत ने खिड़की की ओर देखा तो उसे रेक्टर का भूत खिड़की तोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। सत्यजीत बेहद डरा हुआ था। वो मार देगा हमें, हम दोनों मर जाएंगे। हंसते हंसते वो बूढ़ी औरत एक भूत में तब्दील हो गई। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज। सत्यजीत ने भागने की कोशिश की, पर एक और रेक्टर का भूत था तो दूसरी ओर मालती के पीछे वसुंधरा का। मेरी हवेली में आ तो सकते हो, पर जिंदा वापस नहीं जा सकते। वसुंधरा सत्यजीत पर झपट पड़ती है, लेकिन जैसे ही वसुंधरा सत्यजीत को छूती है तभी सत्यजीत कहता है, रुक जाओ वसुंधरा, मैं तुम्हारी सारी हकीकत जानता हूँ और मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। थैंक गॉड, 6 सालों बाद ही सही हमें टीचिंग की जॉब मिली तो सही। उससे अच्छी बात तो ये है कि हमें एक ही सरकारी स्कूल में जॉब मिली है। यही बात तो हमारे सेलिब्रेशन को मस्त बनाती है। चीयर्स! आज से अपने फुकरे दिन खत्म हो गए। आज से हमारी जेबों में भी नोटों की हरियाली होगी। चीयर्स! अब हमारी भी शादी होगी। चीयर्स! लो भाई, शादी की बात पर तो मौसम ने अपनी मिजाज ही बदल लिए। लगता है हम लोग कुंवारे ही मरेंगे। अबे शक्ल अच्छी ना हो तो बातें तो अच्छी कर ले। मजाक कर रहा हूँ रे, पर मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अगर बारिश शुरू हो गई तो घर लेट पहुँचेंगे तो सोना लेट हो जाएगा और फिर कल स्कूल के फर्स्ट डे में हम दोनों की आंखें लाल लाल दिखेंगी। इंप्रेशन गलत पड़ जाएगा भाई। हाँ यार, ये बात तो सही है तेरी। चल भाई धीरज, सुबह स्कूल में मिलते हैं।
अबे किसने धक्का मारा हमें? लगता है तेज हवा के कारण गेट से हमें धक्का लगा। आ गए आप तीनों? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आप लोग आइए मेरे साथ, मैं आप तीनों को स्टूडेंट से परिचय करा देता हूँ। बच्चों, आज हमारे स्कूल में 3 नए होनहार टीचर नियुक्त हुए हैं। ये हैं धीरज जी, ये है रतन जी और ये हैं जगत जी। आज से आप सबके सुनहरे भविष्यों को एक सार्थक दिशा यही देंगे। रतन, रतन, हेलो, सुनिए मैडम, कौन है आप? हेलो मैडम, हेलो। सुनिए मैडम, कौन है आप? यहाँ स्कूल के बैक साइड में क्या कर रही हैं? और ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हैं? मैडम, सुनिए मैडम। मुझे छोड़ दो। आप लोगों को किसी पर शक हो तो इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। और हाँ, जब तक मुजरिम नहीं पकड़ा जाता आप लोग शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा। अगर जाना जरूरी हो तो बता कर जाइएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि रतन मर चुका है। जगत, तुझे क्या लगता है रतन को किसने मारा होगा? यही सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है यार। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसने किया होगा ये? जगत चल, स्कूल चलते हैं, क्या पता हमें कुछ सबूत मिल जाए। लेकिन सबूत ढूंढना तो पुलिस का काम है। अरे जरूरी नहीं कि हर चीज पर पुलिस की ही नजर पड़ जाए। वो भी तो इंसान है, हो सकता है जो उनसे छूट गया हो उस पर हमारी नजर पड़ जाए। फाइनली हम उस सबूत को देंगे तो पुलिस को ही ना। यार फिर भी रात के 12 बजे हैं, कल सुबह स्कूल ही तो जाना है, तब देख लेंगे। तो चल रहा है कि नहीं? ये गेट कैसे खुला हुआ है? लगता है पियोन ताला लगाना भूल गया। चल अंदर चलते हैं। धीरज, क्या हुआ? किसी ने मेरी पीठ पर चाकू घोंप दिया। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे चाकू क्यों मारा? ये क्या कह रहे हैं धीरज जी? धीरज, तू ये क्या कह रहा है? प्रिंसिपल सर ने तुम्हें कब चाकू मारा? और तेरी पीठ पर तो चाकू है भी नहीं। क्या? सॉरी सर, मुझे लगा कि इट्स ओके। वैसे आप दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, रतन हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। हमें लगा कि शायद पुलिस से कोई सबूत मिस हो गया है, तो हम बस वही देखने आए थे कि शायद हमें कोई सबूत मिल जाए ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके। मैं आप दोनों की मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ। तो कोई सबूत मिला? वही ढूंढ रहे हैं सर। ठीक है, ढूंढो, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ।
कुछ मिला? नहीं। कोई सुराग हाथ लगा? नहीं सर। लगता है कातिल बहुत ही शातिर है। अच्छा सुनो, स्कूल के कुछ जरूरी काम से मुझे कल सुबह दिल्ली जाना पड़ रहा है, इसलिए कल पूरा स्कूल तुम दोनों को ही संभालना होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पर वो पुलिस को बताना था। चिंता मत करो, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ धीरज? तू रुक क्यों गया? धीरज, हाँ क्या हुआ? ये तो मुझे पूछना चाहिए। क्या हुआ? तू रुक क्यों गया? मैं क्यों रुका? नहीं, कुछ नहीं, चलो। ये लो चाबी। गार्ड को मैं फोन कर दूंगा कि कल सुबह स्कूल तुम दोनों खोलोगे। गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहा है? स्पीड बढ़ा थोड़ी। ये तो क्या कर रहा है? गाड़ी वापस क्यों मोड़ दी तूने? हम वापस स्कूल जा रहे हैं। मैंने वहां एक लड़की को देखा था जो अचानक गायब हो गई। मुझे पूरा विश्वास है उसी ने रतन को मारा है। तू क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां पहुंचकर सब पता चल जाएगा। जगत, वो वहां उस पेड़ के पीछे खड़ी थी। वो वहां जो भी छुपा है बाहर आ जाओ। मैं जानता हूं तू वहीं छिपी है। बाहर निकल। मैंने तुझे देख लिया है। तू नहीं मारा है ना मेरे दोस्त को? तुम नहीं मारा है ना? हाँ, मैंने ही मारा है। धीरज, ये तो नेहा है। तू हमारी दोस्त होकर भी पुलिस को बताएगी कि हमने बीएड के क्वेश्चन पेपर चुराए हैं? बताऊंगी, क्योंकि तुम चीटिंग कर रहे हो। हम भी देखते हैं तू कैसे बताएगी। रतन को तो मैंने सजा दे दी, अब बचे तुम दोनों। उस दिन मैं भाग रही थी, आज तुम दोनों भागोगे। भागो। हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। माफी तो तुम भगवान से मांगना, मुझसे नहीं। तुम पापियों की यही सजा थी।